नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज की कहानी एक गुरु और शिष्य के बीच अदावत की है। इस कहानी में गुरु हैं शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे और उनके शिष्य छगन भुजबल, जो कि एनसीपी के नेता हैं। बाल ठाकरे अगर आज जीवित होते तो 23 जनवरी 1925 को उनकी उम्र 99 साल की होती। छगन भुजबल, जो कि मुंबई के मजगांव इलाके में रहते थे, भायखला की मंडी में सब्जी बेचने का काम करते थे, वे 60 के दशक में बाला साहेब ठाकरे के भाषणों से खूब प्रभावित हुए। जिस तरह से वो मराठी मानुस की बात करते थे, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करते थे और गैर मराठियों को मुंबई से बाहर खदेड़ने की बात करते थे, उसने छगन भुजबल को काफी प्रभावित किया और वो शिवसेना से जुड़ गए। और शिवसेना से जुड़ने के बाद छगन भुजबल ने भी वही तेवर अपनाए जो कि बाला साहेब ठाकरे के हुआ करते थे। उन्हीं की तरह छगन भुजबल आक्रामक भाषण देते थे और जो तोड़फोड़ की राजनीति उन दिनों में शिवसेना करती थी, छगन भुजबल भी वही सब करने लग गए। छगन भुजबल एक अच्छे रणनीतिकार भी थे और जल्द ही शिवसेना में वे आगे बढ़ते गए। शिवसेना में उनकी तरक्की होती गई और शिवसेना के वे एक बड़े नेता बन गए, बाला साहेब ठाकरे के खास बन गए। बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें, जब शिवसेना मुंबई महानगर पालिका की सत्ता में आई तो उन्हें मुंबई का महापौर बनाया। वे सबसे पहले विधायकों में से भी एक थे जो कि शिवसेना के टिकट पर चुने गए। काफी बड़ा कद हो चुका था छगन भुजबल का। लेकिन 1991 के आसपास वे छगन भुजबल, जो कि बाला साहेब ठाकरे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनकी अनबन बाला साहेब ठाकरे से शुरू हो गई। इसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह था कि पार्टी में उनके मुकाबले एक और नेता मनोहर जोशी को बाला साहेब ठाकरे ज्यादा तरजीह देने लगे थे। यह बात भुजबल को नागवार गुजर रही थी। इसके अलावा जो मंडल आयोग की सिफारिश आई थी, उसको लेकर जो विवाद हुआ था, उस पर भी बाला साहेब ठाकरे ने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि छगन भुजबल को ठीक नहीं लगे। छगन भुजबल ओबीसी नेता हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनको लगा कि अगर बाला साहेब ठाकरे के इस तरह के बयानों का समर्थन करते हैं तो ओबीसी समुदाय में उनके लिए उनकी पैठ जो है वो कम होगी, उनकी पैठ कमजोर होगी। और इस बात को लेकर वे नाराज थे बाला साहेब ठाकरे से। अब उनकी इस नाराजगी की भनक तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे शरद पवार, पार्टी के आला नेता भी थे, उनको लगी और उन्होंने छगन भुजबल के कान भरने शुरू कर दिए और बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और आखिर में वे छगन भुजबल को शिवसेना से तोड़ने में कामयाब हो गए। शिवसेना में अब तक 4 बगावतें हुई हैं और वो सबसे पहली बगावत थी जो छगन भुजबल ने की। छगन भुजबल कई सारे विधायकों के साथ शिवसेना को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। बाला साहेब ठाकरे के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। विधायकों की संख्या कम होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में जो विपक्ष के नेता का पद शिवसेना के पास था, वो भी शिवसेना से छिन गया। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, हालांकि वो शिवसेना के साथ गठबंधन में ही थी, उसके पास में वो पद चला गया। छगन भुजबल की बगावत बाला साहेब ठाकरे को काफी भारी पड़ी और उन्होंने छगन भुजबल को सबक सिखाने की सोची। लेकिन तब मौका नहीं था, क्योंकि 1991 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। छगन भुजबल को सुरक्षा दी गई थी और छगन भुजबल का तब बाल भी बाका नहीं हो सकता था। यह मौका कुछ सालों बाद मिला। 1995 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी की भगवा सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार दिया गया। तो इसके 2 साल बाद यानी कि 1997 में एक दिन अचानक छगन भुजबल पर शिवसैनिकों ने हमला कर दिया। छगन भुजबल तब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और मंत्रालय के सामने एक बंगले में रहते थे। ये सरकारी बंगला था, A10 इसका नंबर था और इसी बंगले पर
कम से कम दर्जन भर शिवसैनिकों ने हमला कर दिया। बंगले के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, पूरा फर्नीचर तोड़ डाला, जो फोटोकॉपी की मशीन थी वहां पर उसको तोड़ डाला गया, फाइलों को, कागजों को, उनको जला दिया गया और काफी नुकसान हुआ। वहां पर आगजनी भी कर दी गई। छगन भुजबल जो कि उस वक्त बंगले में मौजूद थे, वे भागकर बाथरूम में छुप गए। शिवसैनिक उन्हें पीटने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन भुजबल ने अपने आप को बाथरूम में कैद कर लिया था। आखिर में शिवसैनिकों को मिले नहीं और छगन भुजबल का कहना है कि उनकी जान इस तरह से बच गई। उनका कहना था कि भगवान ने उनकी जान बचा ली, नहीं तो शिवसैनिक उन्हें मार ही डालते। इसके बाद उन शिवसैनिकों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन छगन भुजबल बदले की भावना से भर गए। उन्हें लगा कि जिन बाला साहेब ठाकरे को वो अपना गुरु मानते थे, उन्हीं बाला साहेब ठाकरे ने उनको जान से मारने की साजिश रची। वे अब बाला साहेब ठाकरे से बदला लेना चाहते थे, लेकिन तब ले नहीं सकते थे क्योंकि तब सत्ता शिवसेना बीजेपी की ही थी। वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह मामला था 1997 का। भुजबल को यह मौका 3 साल बाद मिला, साल 2000 में। साल 2000 से साल भर पहले 1999 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बन गई थी और शिवसेना बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई थी। छगन भुजबल को उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और उन्हें गृह मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, यानी कि वो गृह मंत्री भी थे। अब सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने अपने बदले की खातिर इस सत्ता के इस्तेमाल की सोची और बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ जो पुराने मामले दर्ज किए गए थे, उनको निकलवाने का फैसला किया गया। उनमें से एक मामला भड़काऊ संपादकीय लिखने का था। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक भी थे और दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में जो मुंबई में दंगे हुए थे, उस दौरान सामना अखबार में कई भड़काऊ लेख छापे गए थे, संपादकीय छापे गए थे और उनको लेकर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ। भुजबल ने वो फाइल निकलवाई और तब के मुंबई के पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह को आदेश दिया कि इस मामले में बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें जेल भेज दिया जाए। अब बाला साहेब ठाकरे की गिरफ्तारी कोई आसान बात नहीं थी। जैसे ही यह खबर बाहर आई, एक तरह का राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। सबको लगा कि अगर बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार किया जाता है तो मुंबई में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी, फिर से दंगे भड़क सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में अदावत की कोई जगह नहीं होती। खुद उनकी पार्टी के एनसीपी के नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अजीत पवार ने आगे जाकर यह बात कही थी कि भुजबल को समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि वो ऐसा ना करें, लेकिन भुजबल जिद पर अड़े थे। उनका कहना था कि वो बाला साहेब ठाकरे को जेल भेजकर ही रहेंगे। तो अब बाला साहेब ठाकरे का ऐसा तो नहीं था कि भुजबल ने आदेश दिया और पुलिस जाके उनको गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल था। इसलिए 4-5 दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू होने लग गई। मुंबई में अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाने लगा। पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू की। मुंबई के बाहर से बड़े पैमाने पर पुलिस को बुलाया जाने लगा। जिन शिवसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, ऐसे शिवसैनिकों की धरपकड़ की जाने लगी। अब जब बाला साहेब ठाकरे को यह पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर एक दिन उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह को फोन किया। एमएन सिंह के साथ में बाला साहेब ठाकरे के वैसे अच्छे ताल्लुकात थे और वो एमएन सिंह को इनफॉर्मली एमएन कहकर बुलाते थे। तो उन्होंने एमएन सिंह को फोन किया और कहा, एमएन, क्या मुझे गिरफ्तार करना जरूरी है? तो एमएन सिंह ने कहा, जी बाला साहब, मुझे तो इस तरह के आदेश मिले हैं कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो बाला साहब ने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जो है सीधे चार्जशीट फाइल कर दी जाए और मुझे गिरफ्तार ना किया जाए? तो एमएन सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, आपको हिरासत में लेना ही होगा। तो फिर बाला साहेब ठाकरे ने पूछा, तो ठीक है, मैं जो है गिरफ्तारी दे देता हूं, मैं आऊं या फिर आप मुझे गिरफ्तार करने आएंगे? तो एमएन सिंह ने कहा, देखिए, मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में बैठता हूं और मुंबई पुलिस कमिश्नर का दफ्तर बड़ा खूबसूरत है।
अंग्रेजों की जमाने की बनाई गई ये इमारत है, अगर आप आएंगे तो मैं आपको ये पूरी इमारत भी घुमाऊंगा, आप इसको भी देख सकते हैं, तो आप ही यहां पर आ जाइए। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा ठीक है, मैं गिरफ्तारी देने खुद ही आ जाता हूं। लेकिन इस बीच में होता यह है कि प्रमोद महाजन, जो कि बीजेपी के नेता थे और तब बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठजोड़ था, और प्रमोद महाजन काफी खास हुआ करते थे बाला साहब ठाकरे के, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को सलाह दी कि आप खुद अपनी गिरफ्तारी मत दीजिए, आप सरेंडर होने मत जाइए, इससे तो ऐसा लगेगा कि आप झुक गए, आप पुलिस को आने दीजिए आपको गिरफ्तार करने। ये बात बाला साहब ठाकरे को जच गई। उन्होंने एमएन सिंह से कहा कि नहीं, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, आपको मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिए। तो फिर जुलाई का महीना, जुलाई 2000 आखिर का महीना, आखिर का हफ्ता था जुलाई का जो है, उस वक्त तय हुआ कि बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा। मुंबई पुलिस की एक टीम मातोश्री बांद्रा पहुंचती है बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए। उसके पहले जब ये खबर आती है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है तो मुंबई शहर में तनाव फैल जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम होता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह ने मुझे बताया कि उससे पहले मोबाइल फोन की एसएमएस सेवा बंद कर दी गई थी ताकि कोई अफवाह ना फैले। उन दिनों व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे और मोबाइल इंटरनेट भी प्रचलित नहीं था। ऐसे में अगर कोई खबर फैलती थी तो एसएमएस के जरिए। तो मोबाइल फोन कंपनियों को एमएन सिंह की ओर से हिदायत दी गई कि एसएमएस सेवा को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह के एहतियात बरते गए बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी के पहले। और फिर मुंबई पुलिस की एक टीम मातोश्री जाती है और वहां से बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उन्हें सीधे मध्य मुंबई के दादर इलाके में भोईवाड़ा कोर्ट है, वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता है। भोईवाड़ा कोर्ट को हजारों शिवसैनिक जो है हर तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि कोर्ट के इर्द गिर्द पुलिस की बड़ी बैरिकेडिंग होती है और किसी शिवसैनिक को कोर्ट के भीतर घुसने नहीं दिया जाता। जो बाला साहब के करीबी लोग होते हैं, उनके साथी नेता होते हैं और चुनिंदा पत्रकारों को ही कोर्ट रूम के भीतर जाने दिया जाता है। कोर्ट के भीतर करीब 45 मिनट तक सुनवाई चलती है और उस 45 मिनट के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं कि देखिए ये मामला काफी देर से आया है, समय निकल चुका है, पुलिस ने वक्त पर चार्जशीट भी इस मामले में दायर नहीं की गई, इसलिए बाला साहब ठाकरे को डिस्चार्ज किया जाता है। तो 45 मिनट के बाद बाला साहब ठाकरे आजाद होकर भोईवाड़ा कोर्ट से बाहर निकलते हैं। तो यह कहानी थी बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी की। अब होता यह है कि आगे चलकर उन लोगों ने जिन्होंने कि छगन भुजबल के बंगले पर हमला किया था, छगन भुजबल को मारने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाता है और 2017 में छगन भुजबल की उस मामले में गवाही होती है। तब छगन भुजबल अदालत को कहते हैं कि मैंने इन लोगों को माफ कर दिया, इनको सजा दिलाने में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पहले छगन भुजबल बाला साहब ठाकरे से भी मिलाते हैं और उनसे भी सुलह कर लेते हैं। उनके बीच में जो कटुता रहती है वो खत्म हो जाती है। और फिर आगे चलकर 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में छगन भुजबल एक मंत्री होते हैं। जिन उद्धव ठाकरे के पिता को छगन भुजबल ने गिरफ्तार करवाया था, उन्हीं की कैबिनेट में छगन भुजबल एक मंत्री होते हैं। तो ये कहानी थी इस बार की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैंने कहानी सुनाई एनडीटीवी के कैमरामैन संदेश बैकर के कैमरे पर। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित।